सभी को नमस्कार। आज हम आपको रीतिकालीन काव्य धारा के बारे में अवगत कराएंगे। जैसा कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है, पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा है, रीतिकाल के बारे में जाना है। रीतिकाल वो काल था जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन था, या ये कहो कि संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक के काल को रीतिकाल नाम दिया गया। रीतिकाल एक दरबारी काव्य था। इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कवियों ने गीत गाए, या ये कह सकते हैं कि जो दरबारी कवि थे उन्होंने अपने अपने आश्रयदाताओं की बड़ाई की है कल्पना के आधार पर। लेकिन ये एक पूर्णतः मनोरंजन पर आधारित होता था ये काव्य। इसमें नारी को उपभोग की वस्तु समझा गया और सिर्फ कल्पना के आधार पर और मनोरंजन मात्र के उद्देश्य से काव्य की रचना की गई। ऐसा नहीं है कि इस काल में जो कवि थे वो विद्वान नहीं थे। इस काल में कवि बहुत विद्वान थे, अपने अपने विषय के उच्च कोटि के विद्वान थे। इस काल में सूफियों का प्रभाव भी कवियों पर पड़ा। लेकिन हम इस रीतिकाल की जब बात करते हैं तो इस पूरे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, और ये 3 श्रेणियां हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा। अभी तक हमने रीतिकाल की जिन प्रवृत्तियों और विशेषताओं की बात की, वो सारी प्रवृत्तियां और विशेषताएं इन तीनों ही श्रेणियों का एक मिश्रित रूप थी। आज हम आपके सामने इन तीनों को हम अलग अलग रूप में, यानी कि अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे कि रीतिबद्ध क्या होता है, रीति सिद्ध क्या होता है, रीति मुक्त क्या होता है, रीतिबद्ध कवि कौन से थे, रीति मुक्त कवि कौन से थे, रीति सिद्ध कवि कौन से थे, आदि आदि। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीतिबद्ध यानी रीति में बंधे हुए, यानी वे कवि जो रीति से बंधे थे। अब रीति क्या होती है? रीति की व्युत्पत्ति के बारे में, रीति के अर्थ के बारे में हमने पहले प्रश्न में जाना था कि रीति का एक मतलब तो होता है काव्यांग निरूपण, यानी कि काव्य के अंगों का निरूपण करना, अर्थात लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना और उनको उदाहरण देकर समझाना। यानी लक्षण ग्रंथों के साथ साथ उदाहरण भी दिए जाएं, ऐसी रचनाएं रचना। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, साथ ही साथ लक्षण ग्रंथों के नियम बताकर उसके उदाहरण भी दिए, उदाहरण देकर उनको ढंग से समझाया, जिन्होंने काव्यांग निरूपण पर ध्यान दिया, काव्यांग निरूपण पर अपनी काव्य रचना की, जो अपनी रचनाओं में इन सारी रीतियों से बंधे रहे, ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। इन कवियों को आचार्य भी कहा गया। इन कवियों में सबसे प्रमुख हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, भूषण आदि। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों ही प्रकार के ग्रंथ लिखे, अतः इनको रीतिबद्ध कवि कहा गया। इनकी अपनी अलग से विशेषताएं होती हैं। हम हालांकि इनकी जो विशेषताएं थी उनकी खास विशेषताओं का वर्णन हम रीतिकाल की विशेषताओं में, प्रवृत्तियों में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको सिर्फ रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा से परिचय करा रहे हैं, फिर इनकी विशेषताएं भी बताएंगे बाद में। तो अभी मैंने आपको रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में बताया, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा रीतिबद्ध क्या होती है और रीतिबद्ध कवि कौन कौन से थे। सीधा सा मतलब ये है, जिन कवियों के सामने आचार्य लगता था, आचार्य देव, आचार्य पद्माकर, आचार्य चिंतामणि, ठीक है, ये सारे जो आचार्य कवि थे, और भी होंगे जिसका मैंने नाम नहीं लिया, जो आप आचार्य लगा देखोगे कहीं,
वो सारे आचार्य वाले कवि, आचार्य जिसके आगे लगा हुआ है, वे सारे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। हालांकि कई किताबों में, कई और भी टेक्स्ट में इन रीतिबद्ध को रीति सिद्ध कह दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो असली आचार्य विश्वनाथ ने भी इनको रीतिबद्ध कवि माना है। ठीक है, तो अब हम रीतिकाल की दूसरी काव्यधारा रीति मुक्त के बारे में जानते हैं। देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा वह काव्यधारा थी जिसके कवियों ने रीति से मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की। अब रीति से मुक्त होने का तात्पर्य ये है कि इन कवियों ने ना तो रीति ग्रंथों का निर्माण किया, ना लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, और ना ही ये रीति के बंधन में बंधे। ये तो हृदय की गहराइयों से वास्तविक रूप में एक इन्होंने रचनाएं रची। इनकी रचनाओं को प्रेम की पीर यानी प्रेम की पीड़ा अपने काव्य में दिखाई। ये इन्होंने उस पीड़ा को स्वयं भोगा, फिर अपने काव्य में उनको स्थान दिया। इनके काव्य को स्वच्छंद काव्य भी कहा जाता है, स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है रीति मुक्त काव्यधारा को। मतलब ये रीति से मुक्त रहे। इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, ना लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, ठीक है, ना उदाहरण दिए। इन्होंने तो स्वतंत्र रूप से दिल की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा को, प्रेम की पीर को अपने काव्य में प्रकट किया, सीधे रूप में प्रकट किया। इसलिए ये इनको रीति मुक्त कवि कहा गया। रीति मुक्त कवियों में जो प्रमुख हैं, उनमें सबसे प्रमुख है घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये चार ऐसे रीति मुक्त कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में वास्तविक विरह के चित्र खींचे हैं, और जिन्होंने प्रेम की पीर को बड़े ही सहज ढंग से उकेरा है। यानी कि इन्होंने अपने दिल की गहराइयों में जो पीड़ा समाई हुई थी, उसको एकदम से पाठकों के सामने रख दिया है। इनमें कहीं भी कल्पना नहीं है, इन्होंने कहीं भी दिखावे का प्रयोग नहीं किया, एकदम दुख को सबके सामने प्रकट कर दिया है। तो इनको प्रेम के पीर के कवि भी कहते हैं। और ये स्वच्छंद रूप से लिखते थे। इन्होंने कहीं पर भी लक्षण लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, और ये आचार्य भी नहीं कहलाते, बल्कि इनकी तो रचनाओं में सिर्फ पीड़ा और स्वांत यानी खुद के द्वारा महसूस की गई जो पीड़ा है, उसी का वर्णन किया है, वही हमें इसके काव्य में दिखाई देती है। अतः अभी मैंने आपके सामने दो रीतिकालीन काव्यधारा के दो भागों का वर्णन किया है। एक थे रीतिबद्ध, जो रीति में बंधे हुए थे। दूसरे थे रीति मुक्त, जो बिल्कुल रीति से मुक्त थे, जो किसी भी रीति में नहीं बंधे। वो सिर्फ स्वच्छंद रूप से काव्यधारा करते थे, और वे विरह काव्य उन्होंने लिखा था। ठीक है, और उन कवियों के 4 कवियों के नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आपके सामने जो अंतिम काव्यधारा है रीति सिद्ध, उसके बारे में बात करते हैं। रीति सिद्ध जो काव्यधारा थी वो ये थी कि इसमें जो रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत जो कवि थे, रीतिकालीन कवि, उन्होंने रीति की जानकारी थी, उन्होंने रीति की पूरी जानकारी थी, और उस पूरी जानकारी का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया, पर उन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, और ना लक्षण ग्रंथों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए वो आचार्य भी नहीं कहलाते। हाँ, उदाहरणों का प्रयोग किया पूरा। अंतर बता रहा हूँ मैं। रीति मुक्त काव्यधारा कवियों ने रीति की जानकारी पता नहीं थी या नहीं भी थी, और उन्होंने ना तो लक्षण बताए, ना उनके उदाहरण दिए। वो तो अपने ही प्रेम की गहराइयों में पीड़ा के गीत गाए उन्होंने, जो वास्तविक लगते हैं, जिन्होंने कहीं भी कोई भी दिखावा नहीं किया है। लेकिन रीति सिद्ध कवियों ने, जो रीति सिद्ध कवि हैं, इन्होंने क्या किया, इनको रीति की जानकारी थी पूरी तरह से, रीति में ये सिद्ध थे, कति पारंगत थे, और इन्होंने ये चाहते तो लक्षण ग्रंथ लिख सकते थे, और लक्षण ग्रंथों में जो नियम लिखते थे, उन नियमों के ऊपर ये उदाहरण देकर उनको समझा भी सकते थे। परंतु इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। हाँ, बस उदाहरण देकर अपने उस ज्ञान को पाठकों के सामने जरूर प्रकट किया कि हाँ, इनको रीति की जानकारी है, पूरी जानकारी है। ऐसा इनको बिल्कुल अनपढ़ ना समझा जाए, रीति के बारे में जानते हैं। बस ये आचार्य नहीं कहलवाना चाहते थे, और ना ही इन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया। परंतु इन्होंने
उस उदाहरणों का प्रयोग खूब किया, छंद अलंकारों का प्रयोग खूब किया और इन्होंने रीतिकाल में एक अलग अपना स्थान प्राप्त किया। इस काव्य धारा के जो सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। बिहारी का एकमात्र काव्य है बिहारी सतसई। इस काव्य में उन्होंने लगभग 713 दोहों की रचना की, जो पूरी तरह से अलग अलग विषयों पर आधारित हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी एक दूसरे दोहे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सभी स्वतंत्र दोहे हैं। और वो ना तो लक्षण ग्रंथ के रूप में उसको हम कह सकते हैं, बल्कि उन्होंने रीति का पूरा ज्ञान दिया है इन दोहों में किसी न किसी माध्यम से। दूसरे कवि हैं सेनापति, एक कवि होते हैं बेनी। ये कवि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। इनमें भी मुख्य रूप से बिहारी को ही रीति सिद्ध कवि माना जाता है। इस बिहारी ने अपने एकमात्र रचना सतसई में गागर में सागर भर दिया है। सतसई के बारे में ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। मतलब बिहारी ने जो सतसई में जो छोटे छोटे दोहे रचे हैं वो देखने में ज़रूर छोटे लगते हैं, लेकिन वो बड़ा गहरा असर डालते हैं, बड़ा घाव करते हैं, असर डालते हैं। तो ये उसके बारे में सही कहा है। तो आज आपको मैंने रीतिकालीन काव्य धारा के बारे में विस्तार से बताया है कि रीतिबद्ध कवि कौन थे, जो आचार्य कहलाते थे, देव पद्माकर, चिंतामणि आदि। रीति मुक्त काव्य धारा जो बिल्कुल रीति से संबंध नहीं रखती थी, जिन्होंने न रीति ग्रंथों का निर्माण किया, न लक्षण ग्रंथ का निर्माण किया, न कोई उदाहरण दिया, ना काव्यांग निरूपण किया। वो तो अपनी ही प्रेम की पीड़ा में समाये हुए थे और अपने दिल के उद्गारों को उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के प्रकट किया और अपने विरह काव्य को अमर बना दिया। घनानंद आलमबोधा ठाकुर इसके मुख्य कवि थे। और जो लास्ट वाली काव्य धारा थी वो थी रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा वो काव्य धारा थी जिसमें कवियों को रीति की पूरी जानकारी थी, यानी लक्षणों की, नायक नायिकाओं के लक्षणों की, छंद बिंब अलंकार गुण सब की जानकारी थी, परंतु उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, न तो ये आचार्य कहलाते थे, परंतु अपनी जानकारी का प्रयोग उन्होंने अपने अपने दोहों में, अपनी रचनाओं में जरूर किया और उनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए। और बिहारी रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रतिनिधि कवि हैं। तो आपको मैंने बता दिया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं। अब आगे हम इनकी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो अब हम रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं मैंने बताई उनकी अलग अलग से विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने रीतिकाल की विशेषताएं पहले ही पढ़ ली हैं। हम जानते हैं कि रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आपको मैं याद दिला दूं, आश्रयदाताओं का गुणगान, प्रकृति चित्रण, प्रेम एवं सौंदर्य, वेदना की अनुभूति, दरबारी काव्य, वीर काव्य, अलंकार वर्णन आदि, ये सारी हमने रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो रीतिकालीन कवि हैं, चाहे वो रीति मुक्त हो या रीतिबद्ध हो या रीति सिद्ध हो, उन तीनों ही कवियों में ये उपरोक्त पहले रीतिकाल वाली विशेषताएं तो रहती ही हैं। इसलिए जब कोई प्रश्न आ जाए रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं बताएं, रीति सिद्ध काव्य धारा की कोई विशेषताएं बताएं या रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं बताएं, तो आपने उन रीतिकाल की विशेषताओं को तो लेना ही लेना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ ये अलग बात है कि अभी हम इन रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध की जो खास विशेषता जो इनको उस एक दूसरे से अलग करती हैं उसको हम शामिल कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आ जाए रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं बताएं। अब हमें पता है रीतिबद्ध कवि वे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और जिन्होंने काव्यांग निरूपण किया, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के उदाहरण भी दिए और जो आचार्य कहलाए। इसलिए रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता के बारे में अगर कोई प्रश्न आता है तो हम उसकी सबसे पहली विशेषता यही बताएंगे कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण, या फिर ऐसा कहेंगे काव्यांग निरूपण, अर्थात इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, उदाहरण भी दिए,
काव्यांग का निरूपण किया, नायक नायिकाओं के लक्षण बताए, आदि आदि। तो ये पहली विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इसका मतलब ये है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण जो है वो रीतिकाल की विशेषता भी है, रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषता भी है, परंतु रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता पूछेंगे तो उसमें हम लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात? मतलब लक्षण ग्रंथों का निर्माण एक ऐसी विशेषता है जो सिर्फ रीतिबद्ध काव्यधारा में आती है। लेकिन रीतिबद्ध काव्यधारा में वो पहले वाली विशेषताएं, श्रृंगारिकता, अलंकार, वर्णन, वो सारी तो सेम एज इट इज़ रहेंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन एक जो उसको अलग करेगी वो ये है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इनमें प्रकृति चित्रण भी आ जाता है और लोक जीवन का वर्णन भी आ जाता है। लेकिन ये दोनों ही विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं। ये विशेषताएं ऐसी हैं जो सारे के सारे तीनों ही काव्यधाराओं में प्रयोग की जाएंगी। तो एक लक्षण ग्रंथों का निर्माण एक ऐसी विशेषता है जो उससे अलग करती है। हम अब आगे चलते हैं। दूसरे है रीति मुक्त काव्यधारा। अब रीति मुक्त काव्यधारा में हम पहले जान चुके हैं कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये सारे पीड़ित कवि थे, प्रेम के मारे हुए। घनानंद को सुजान नामक वेश्या से प्रेम था, लेकिन वो उसके साथ नहीं आई, तो इसने उस सुजान से जो प्रेम किया था उस प्रेम को इसने भगवान से जोड़ दिया और इसके सारे दुख, दिल के दुख जो हैं बाहर निकल पड़े और काव्य का रूप धर लिया। इसी तरह से घनानंद के बाद आलम भी ऐसे ही प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में उनको धोखा मिला था। बोधा और ठाकुर ये भी, तो घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये प्रेम की पीड़ा से पीड़ित थे। तो इसलिए एक विशेषता बनती है प्रेम की पीर माने पीड़ा। तो इन रीति मुक्त जो काव्य धारा है उसमें हम लिखेंगे प्रेम की पीर यानी प्रेम की पीड़ा। और एक दूसरी विशेषता आती है रीति मुक्त काव्य धारा की, वो है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद का मतलब खुले हुए प्रेम का चित्रण। इन्होंने छुपाया नहीं कुछ भी, अपने प्रेम को सबके सामने प्रकट किया और अपने सात्विक प्रेम का उन्होंने वर्णन भी किया। प्रेमिका का नाम लेकर भी इन्होंने संबोधित किया है, लेकिन उसको बाद में इन्होंने अध्यात्म से जोड़ दिया है जब ये प्रेम में फेल हो गए। तो रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं अगर हम जानें तो रीतिकाल वाली सारी विशेषताएं इनमें भी रहेंगी, परंतु जो 2-3 विशेषताएं इनको दूसरी काव्यधारा कवियों से अलग करती हैं वो ये हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता एक क्या हुई? प्रेम की पीर। दूसरे नंबर पे रीति मुक्त मतलब स्वच्छंद काव्यधारा और दूसरी हो गई मुक्तक छंद। मतलब इन्होंने मुक्तक छंद लिखा, यानी ये छंदों के बंधन में भी नहीं बंधे, प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया और स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया। ये 3 विशेषताएं इनको दूसरी काव्यधारा से अलग करती हैं। तो रीतिकाल की सारी विशेषताएं और ये 3 विशेषताएं और जोड़ लें हम, तो हम रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं बता सकते हैं। हमने पॉइंट से ही बताने हैं कि भाई हमने तो खास बात क्या क्या रही इस काल की। इसी तरह से जो आखिरी काव्यधारा है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा की विशेषताएं अगर हम पढ़ें तो हमारे सामने रीति सिद्ध काव्यधारा की एक तो सारी वही विशेषताएं आती हैं जो रीतिकाल की हमने पढ़ी थी। लेकिन रीति सिद्ध काव्यधारा की विशेषताओं की बात करें तो वो सारी की सारी विशेषताएं जो रीतिकाल की थी वो सारी रीति सिद्ध की भी हैं। मतलब रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, रीतिकाल की जितनी विशेषताएं वो इन सब की विशेषताएं हैं। बस 3 विशेषताएं एक दूसरे को अलग करती हैं। रीति मुक्त में प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीर और स्वच्छंद काव्यधारा और मुक्तक छंद, ये रीति मुक्त की हैं। रीतिबद्ध की लक्षण ग्रंथों का निर्माण जो उनको अलग करता है, और रीति सिद्ध में वो सारी काव्यधाराएं आ जाती हैं। लोक जीवन का वर्णन यानी तीज, त्यौहार, पर्व, इनका वर्णन कर देते हैं, समाज का वर्णन कर देते हैं वो, और अलंकार वर्णन, वो सारे के सारे वर्णन जो हम पहले पढ़ चुके हैं रीतिकाल की विशेषताओं में, आपने नोट भी किया होगा उनको। दरबारी काव्य था, दरबारी संस्कृति थी, आश्रयदाताओं का गुणगान, ठीक है, और अलंकारों का वर्णन करना, ये सब, ये श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य, वेदना की अनुभूति,
हालांकि ये वेदना की अनुभूति प्रेम की पीर का ही एक पार्ट है, तो वेदना की अनुभूति ये इसमें आता है। तो आपको पहले हमने तीनों काव्य धाराओं की परिभाषा बताई, मतलब तीनों काव्य धारा क्या होती है। बाद में इन तीनों काव्य धाराओं की अलग अलग से विशेषताएं भी बता दी। ये फिर कह रहा हूँ मैं कि जो विशेषताएं रीतिकाल की हैं वो इन तीनों काव्य धाराओं की भी हैं, एक दो विशेषताओं को छोड़ के। इसलिए आपका पेपर में जो भी विशेष काव्य धाराएँ आए तो रीतिकाल की जो जो पहले हम विशेषताएं बता चुके हैं सारी लिखनी है, और एक दो विशेषताएं जो इनके नाम से जो अलग अलग है वो आती हैं। तो ये आपका प्रश्न पूरा हो चुका है अब। ठीक है, धन्यवाद।